हेलो दोस्तों, मेरा नाम परवीन तोमर। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारा एक चैप्टर हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम आप सभी को भली बात ही पता होगा, एल्कोहल, ईथर एंड फिनोल। ठीक है, एल्कोहल, ईथर एंड फिनोल काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेपर में वेटेज भी काफ़ी अधिक होता है, तो उसका मैं पहला हिस्सा आज आपको कराने वाला हूँ, डैट इज़ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का आज हम किस्सा ख़त्म करने वाला है। ये क्लास नंबर 1 होने वाली है। जो बच्चा हमारा इससे पहले वाला चैप्टर यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर नहीं देखा है, तो रिक्वेस्ट है वो वाला चैप्टर ज़रूर कंप्लीट कर लेना। और जो मैंने 2 बेसिक क्लास ली थी वो भी ज़रूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि उसके बिना मुश्किल ही आपको अंडरस्टैंड कर पाओगे, है ना। समझ तो लोगे, पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए पहले वो वाली क्लासेस देख के आ जाना, तो फ़ायदे में रहोगे। ठीक है जी, चलिए तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एल्कोहल का मतलब क्या होता है। एल्कोहल का मतलब होता है जिसमें पीछा जो क्रियात्मक समूह होता है वो OH लगा होता है, और ये आपको एथिल समूह है। आपको पता है ये यहाँ पे एथिल समूह है, और उसके साथ में OH समूह अगर लगा हुआ है तो समझ लेना वो एल्कोहल की कैटेगरी के अंदर आएगा। फिनोल में आपको पता है बेंजीन के ऊपर OH आ जाता है, तो वो फिनोल की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ठीक है, ईथर में आपको पता है यहाँ पे R होगा, बीच में O होगा, फिर आपका यहाँ पे R डैश हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ईथर बोलते हैं। ये फिनोल होता है, ये एल्कोहल होता है। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब। ठीक है, चलो देखो, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ एल्कोहल किसे कहते हैं। देखो, एल्कोहल कुछ नहीं होता है भैया, जो आपका मेन कंपाउंड होता है ना, उसमें OH समूह अगर हम जोड़ देते हैं, तो OH समूह जोड़ने पर क्या होता है, वो आपका एल्कोहल कहलाता है। यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में OH समूह उपस्थित होता है, एल्कोहल कहलाता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से वही बात जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, R का मान मैं यहाँ पे CH3 भी ले सकता हूँ, R का मान यहाँ पे मैं CH3 CH2 भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये मैं ज़्यादातर यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात है जो कि आपको मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में बताकर आ चुका हूँ। देखो, पेपर में मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%। पेपर में मान लो अब हमने पेपर का कंटेंट यहाँ से लाना शुरू कर दिया। भाई मैं हर बार क्यों बोल रहा हूँ आपसे कि पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, पागल थोड़ी हूँ मैं। क्योंकि मुझे पता है मैं कंटेंट इस तरह से डिज़ाइन करके लेकर आ रहा हूँ कि कम टाइम में आपका बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा NCERT कवर हो जाएगा। पूरा NCERT पेपर में आए हुए क्वेश्चन आप खुद टैकल कर सकते हो, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं ही कोशिश करवाऊँगा कराने की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है पेपर में। अगर एल्कोहल का क्वेश्चन आएगा तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, वो होने वाला है ये वाला। पेपर में आएगा एल्कोहल का वर्गीकरण कीजिए। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं वर्गीकरण कर रहा हूँ OH समूह की संख्या के आधार पर। ठीक है, यानी जो OH समूह है उसकी संख्या के आधार पर मैं वर्गीकरण कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। देखो कैसे करेंगे, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि भैया OH समूह की संख्या 1 है बस, तो उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अगर 2 हो तो उसको बोलते हैं डाई हाइड्रिक एल्कोहल। सिंपल सी बात है भैया, वहाँ संख्या एक होगी तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। अगर संख्या 2 हो रही है तो वो डाई हाइड्रिक एल्कोहल होगा। ठीक है, मुझे लगता है इसमें तो भाई इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 3 हो जाती है तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल होगा, है ना। 3 आ जाएगी, देखो 1 2 3। ठीक है, तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल होगा। और अगर मान लो ऐसे ऐसे n संख्या आ जाती है तो आपको पता है क्या होगा। अगर ऐसी ऐसी OH समूह की संख्या n हो जाती है तो उसे बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, समझ में आया। अगर संख्या 1 है OH की तो पता है मोनो होगा, 2 है तो पता है डाई होगा, 3 है तो पता है ट्राई होगा, 4 है तो टेट्रा होगा, 5 है तो पेंटा, ये सब चीज़ पता है। मान लो अगर ऐसे ऐसे करके n संख्या है तो वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहला जाएगा। ठीक है भाई, मुझे लगता है इसमें भाई साहब इसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, अब मैं यहाँ पे दूसरा वर्गीकरण कर रहा हूँ किसके आधार पर, संकरण के आधार पर।
ठीक है, संकरण के आधार पर वर्गीकरण। देखो अगर मान लो sp3 संकरण के साथ वो जुड़ा हुआ है तो उसके आधार पर वर्गीकरण मैं कर रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है भाई साहब, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस बात को ध्यान से समझते हुए चलना। देखो sp3 संकरण, पहले ये देखो इसमें sp3 संकरण है या नहीं, तो देखो 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड है। याद करो पहली दूसरी क्लास में ने कहा था अगर 4 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो sp3 संकरण होता है। याद है या नहीं, बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर याद है। अब एक चीज़ बताओ भाई साहब मुझे, यानी जो आपका कार्बन समूह है, देखो समझना, ध्यान से समझना, जो कार्बन समूह है वो एक CH3 के साथ जुड़ा हुआ है और OH के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा ये। ठीक है, 1 डिग्री क्या कहलाएगा सर, 1 डिग्री कहलाएगा बेटा एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। अच्छा सर अगर 2 के साथ जुड़ा हो, देखो यहाँ पर OH समूह तो कार्बन से जुड़ा हुआ है पर कार्बन जो है 2 CH3 से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 2 डिग्री हो जाएगा। देखो कार्बन समूह 3 CH3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है बताओ। ठीक है, अगला कंसेप्ट, मतलब देखो अगर मान लो sp3 संकरण है, ठीक है, sp3 संकरण तो है, ध्यान से सुनो sp3 संकरण तो है। देखो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, यानी sp3 संकरण तो है, बट 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 ये है कि इसका जो नज़दीक वाला है ना, ये इसके साथ में डबल बॉन्ड आ रखा है, तो इसको हम बोलते हैं एलिलिक। क्या बोलते हैं सर, एलिलिक। क्या बोलते हैं सर, फिर से बोलो, एलिलिक। ओके डन है भाई साहब, बताओ या ना। अब एक चीज़ देखो, ये कार्बन समूह है, ये देखो CH3 आ रहा है, देखो ये पूरा CH3 तो है जब इसको काउंट करोगे, है ना। ओके, देखो तो इस वजह से इसको बोलते हैं 1 डिग्री एलिलिक। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2, तो 2 डिग्री एलिलिक। ठीक है, और नीचे वाले को देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 डिग्री, क्योंकि देखो तीनों तरफ है ना, 1 2 3। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री एलिलिक। मुझे लगता है इसमें भी कोई, पर एलिलिक क्या होता है भाई वो समझो, बस मुद्दे की बात बता रहा हूँ। एलिलिक का मतलब होता है कि कार्बन समूह अगर जो इसके पास वाला वो तो सिंगल है, बट उसके जो कार्बन है दूसरा वो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एलिलिक। ठीक है, स्ट्रक्चर से ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं कि डेफिनेशन इसकी होती है, डेफिनेशन बना सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, अब देखो एक बात मेरे ध्यान से समझ लेना, बेंजिलिक एल्कोहल क्या होता है। बेंजिलिक एल्कोहल देखो sp3 संकरण होगा, पहली बात तो ये, यानी जो कार्बन है वो OH समूह से जुड़ा होगा, पर ठीक वो बेंजीन के साथ में भी जुड़ा होगा, तो उसको बेंजिलिक एल्कोहल कहते हैं। ये ध्यान रखना थोड़ा, है ना, इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री बेंजिलिक में क्या होगा, देखो 1 डिग्री बेंजिलिक में क्या होगा, 1 डिग्री में होगा भाई साहब, देखो ये कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो है इस वाले समूह से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 1 2 2 से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, 1 2 नीचे भी जुड़ा है तो 3 डिग्री। ठीक है, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब, देखो इसमें भी तो आ रहा होगा एक समूह, है ना, एक समूह यहाँ आ रहा है, अब यहाँ पे तो H है, यहाँ पे H है, तो 1 डिग्री हो गया। अब देखो नीचे देखो CH3 यहाँ आ रहा है और एक यहाँ पे समूह है आपका। ठीक है, R वाली वैल्यू सिंपल 2 डिग्री बेंजोलिक कहलाएगा, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री बेंजोलिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, इनकी थ्योरी भी बना सकते हो अपने आप से, मैं हालांकि चैप्टर नंबर 1 में बनवा कर आ चुका हूँ इसकी थ्योरी। देखो अब ये समझना, इसमें अगर मैं जो आपका COH है, अगर मैं यहाँ पे sp2 संकरण लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा भाई साहब, ये जो आपका OH है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये OH समूह है, इससे जुड़ा जो कार्बन समूह है ठीक डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। वहाँ पे देखो ठीक नहीं जुड़ा हुआ था डबल बॉन्ड से, यहाँ पे बिल्कुल पास में जुड़ा होगा, इसको बोलते हैं वाइनिलिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाइनिलिक। समझ में आया, एलिलिक में और वाइनिलिक में क्या डिफरेंस होता है, वो कार्बन परमाणु से जो OH जुड़ा हुआ है वो अगले वाले डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ये ठीक डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। आई बात समझ में, तो ये डिफरेंस है, छोटी छोटी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लो sp संकरण है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, sp संकरण है तो आपको पता ही है क्या है, देखो यहाँ पे टिबल बॉन्ड तो आ रहा होगा, तो टिबल बॉन्ड ही आ रखा है। ये सब चीज़ मैं sp sp2 sp3 संकरण में आपको बताकर आ चुका हूँ मेरे दोस्त। अब हम बात कर रहे हैं दोस्त
किसके बारे में? अब मैं बात कर रहा हूँ एल्कोहल के निर्माण के बारे में, ठीक है। एल्कोहल के बनाने की बहुत सारी विधि है हमारे पास। सबसे पहले जो विधि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरक जल योजन के द्वारा, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो ये आपका क्या है, ये आपका एल्कीन है, ठीक है। और ये कौन सा एल्कीन है? ये सममिति एल्कीन है, मतलब इधर से भी सेम है, इधर से भी सेम है। और जो स्ट्रक्चर, जैसे समझना, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ, तो सिमेट्री सेम टू सेम है ना, सिमेट्री सेम टू सेम है, तो उसको बोलते हैं हम सममिति एल्कीन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है गुरुजी, यहाँ पे इसमें वाटर की रिएक्शन करेंगे अम्ल की उपस्थिति में। उत्प्रेरक यहाँ पे अम्ल काम कर रहा है उत्प्रेरक का। तो देखो मैंने थ्योरी नहीं लिख रखी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको नहीं लिखनी, आपको लिखनी है। कैसे बनाओगे? जब सममिति एल्कीन की अभिक्रिया अम्ल H+ की उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल से कराई जाती है तो क्या बन जाएगा? तो एक उत्पाद प्राप्त हो जाता है। बस ये लिख सकते हो। ओके, बोलो हाँ, हाँ या ना? मेथ एथ एथेनॉल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एथेनॉल। ठीक है भाई साहब, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? बट अगर मैं यहाँ पे क्या काम करूँ, यहाँ पे तो देखो मैंने सेम सेम ले रखा था, है ना, सिमेट्री ले रखा था। अगर सिमेट्री ना हो, बोलो, अगर सिमेट्री ही ना हो, फिर देखो यहाँ पे CH3 CH2 यह है असम्मित एल्कीन, वाटर से रिएक्शन कराई, तो जैसी वाटर से रिएक्शन इसकी हम करेंगे H+ अम्ल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो आपको पता है कहाँ क्या होगा? पता है नहीं पता? बोलो हाँ है ना? देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता होगा कि जब वाटर की रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है H वहाँ जाता है जहाँ H की संख्या अधिक होती है ना? याद है नहीं है? मार्कोनिक का रूल याद होगा आपको कि H वहाँ जाएगा जहाँ H की संख्या अधिक है। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ तो H वहाँ जाएगा जहाँ H की संख्या, पर देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या है? यहाँ पे गड़बड़ मेरे दोस्त ये है कि यहाँ पे दोनों में H की संख्या बराबर है, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि हमें H कहाँ भेजना है या OH कहाँ भेजना। तो इस वजह से हम इसका आंसर ये भी बता सकते हैं, और इसका आंसर CH2OH CH2H, इसकी रिएक्शन हमारी ये भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। बट यहाँ पे क्या है, देखो सिमेट्री में तो ऐसा होगा, पर जो अनसिमेट्री होगी जो असम्मिति होगी, उसमें तो आपको पता है H वहाँ जाएगा जहाँ H की संख्या अधिक है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखो बताया, ये सब चीज़ मैं पढ़ा चुका चैप्टर 1 में। तो H वहाँ जाएगा जहाँ H की संख्या अधिक है, OH वहाँ जाएगा जहाँ H की संख्या कम है। तो बस हो गया काम, यही हमें बनाना था। क्या बनाना था? ये बनाना था हमें प्रोपेन टू ओल। देखो मेथ एथ प्रोपेन, और देखो 2 नंबर पर आ रहा है तो टू ओल हो जाएगा। आ रही बात समझ में भाई साहब या नहीं आ रही? ध्यान से समझते हो चलना, क्योंकि भाई मेन चीज़ यही है। देखो अब मैं दूसरे बनाने की विधि बता रहा हूँ, हाइड्रो बोरोन ऑक्सीकरण, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो ये प्रोपीन है, ध्यान से समझना, डबल बॉन्ड आ गया तो ईन आ गया, प्रोपीन है। इसकी जब मैं रिएक्शन कराता हूँ B2S6 एंड टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में H2O2 क्षार के साथ में, ठीक है। तो जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो देखो भाई साहब एक बात ध्यान रखना, जो H2O2 है इसकी रिएक्शन सिंपल, आपको ट्रिक से ध्यान रखना, इसकी रिएक्शन आपको वाटर के साथ कर देनी है। किसके साथ करनी है? वाटर का मतलब आपको पता है H+OH-, ये बात पता है नहीं पता? और यहाँ पे आपको क्या काम करना है, एंटी मार्कोनिक रूल लगाने हैं। क्यों लगाना है सर एंटी मार्कोनिक रूल? एंटी मार्कोनिक रूल इस वजह से लगाना है क्योंकि देखो H2O2 की उपस्थिति में हो रहा है, और मैंने याद करो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही तो बोलते हैं इसको, और मैंने कहा था जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाए तो आपको उल्टी कर देनी है रिएक्शन, यानी जो मार्कोनिक रूल हम लगाते हैं उसका अपोजिट कर देना है। तो क्या होगा, H वहाँ जाएगा जहाँ H की संख्या कम है, तो इसका मतलब H वहाँ जाएगा जहाँ H की संख्या कम है, OH वहाँ जाएगा जहाँ H की संख्या अधिक है। देखना क्या उत्पाद बना, नहीं बना? भाई लॉजिक समझो, चैप्टर 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अपकमिंग चैप्टर, जो भी आपके आने वाले चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के लिए ये जो आपका चैप्टर 1 हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। वहीं पे तो हम सारे रूल पढ़ के आए कि कैसे कैसे रिएक्शन होती है हमारी, कैसे कैसे नहीं होती, ठीक है। चलो अगली हमारी तीसरी बनाने की विधि है एल्कीन के मर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण द्वारा, ठीक है। देखो समझना,
एल्कीन के मर्क्यूरीकरण व विमर्क्यूरीकरण के द्वारा। देखो इस बात को थोड़ा समझ लेना। देखो ये आपको पता है CH3 मेथ एथ प्रोपीन, ये आपका क्या है PROPENE, ये आपका प्रोपीन है। अब ध्यान से समझना, जब प्रोपीन है ये आपका मर्क्यूरिक एसीटेट की उपस्थिति में और सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में वाटर के साथ में जब रिएक्शन करते हैं, ये ध्यान रखना इतनी उपस्थिति होगी, इतनी ये वाला उपस्थिति होगी, ये देखो इन तीनों के साथ ही रिएक्शन करेगा, मतलब उपस्थिति में या उनके साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जब ये रिएक्शन होती है तो आपको एक चीज़ बताओ। हाँ जी सर बताओ। अब इसमें बताओ, इसमें कहीं H2O2 आ रहा है? आप कहोगे नहीं सर वो तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ पे आप मार्कोनिक रूल लगा लेना। देखो H2O को मैं क्या लिख सकता हूँ, H और OH लिख सकता हूँ या नहीं? तो H वहाँ जाएगा जहाँ H की संख्या अधिक है, OH वहाँ जाएगा जहाँ H की संख्या कम है। ये समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? तो ये देखो, ये जो है ना यहाँ पे जो बाकी का है वो उत्प्रेरक का काम करता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये बना के दिखा दिया आपको। ठीक है जी भाई साहब, एल्कोहल बना दिया नहीं बना दिया, हमारे जीवन का उद्देश्य यहाँ पे केवल एल्कोहल को बनाना है दोस्त। ठीक है, चलो जी भाई साहब, अगला है गिरनार अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है, गिरनार अभिकर्मक के द्वारा मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए गिरनार अभिकर्मक क्या होता है, पता है ना, RMGBR, ये बात पता होना चाहिए जब भी हम, और ये बात कब पता होगी, जब आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो गिरनार अभिकर्मक एल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है CH3CHO। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये ध्यान रखना, ये होता है एल्डिहाइड का फॉर्मूला। हमेशा इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे मैं इस प्रकार फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो समझ लेना वो एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। तो थ्योरी फिर से वही है कि मैं बार बार तो बताऊंगा नहीं कि थ्योरी कैसे बनानी है, वो आपको मेंटली दिमाग में प्रिपेयर करके रखना है कि भाई थ्योरी लिखनी है। मास्टर जी नहीं लिखवा रहे इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें नहीं लिखनी, भाई लिखनी है तुम्हें। तो जब गिरनार अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करता है, तो देखो जब ये एल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करेगा ना, तो देखो मैं समझा रहा हूँ पहले तो कि ये अभिक्रिया कैसे होगी। देखो पहली बात तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है मास्टर जी? पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है भाई साहब कि ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, देखो ये वाला हिस्सा जो है ये तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा गुरुजी? पॉजिटिव। ये निगेटिव होगा, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बंध जो है ना यहाँ से टूटेगा। ये बात पता है नहीं पता? बंध यहाँ से टूटता है, ये चैप्टर 1 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे दोस्त। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कमज़ोर बंध बना होता है, इस वजह से ये वाला बंध, यहाँ भी बंध बना होता है, ये वाला बंध भी बना होता है, ध्यान से समझना। चलो मैं बता देता हूँ इसको सही से। देखो बंद यहाँ पे भी होता है, बंद यहाँ पे भी होता है, बट ये वाला जो बंद होता है ये कमज़ोर होता है। मैं आपको सब चीज़ एक्सप्लेन कर चुका यार, अगर तुम पढ़ रहे हो तो सच में मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो ये वाला बंद जब यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पर आ जाएगा निगेटिव, क्योंकि Br तो निगेटिव ही होता है, वैसे भी पता ही है तुम्हें। तो क्या होगा, देखो आप सिंपल सी बात को ध्यान से समझना। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो O पे तो निगेटिव होता ही है, तो ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है ये अटैक कर देगा निगेटिव वाले पे यहाँ पे, और जो CH3 बचा हुआ ये नीचे की तरफ C पे अटैक कर देगा। तो देखना ये बना नहीं बना, जो मैं समझा रहा हूँ भाई उसको ध्यान से समझो मेरे दोस्त, वरना रिएक्शन मुझे लगता है प्रॉब्लम करेगी तुम्हें। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी। अब मैं इस रिएक्शन का करता हूँ जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब समझते हो? देखो अब मैं इसका कर रहा हूँ क्या दोस्त, जल अपघटन। जल अपघटन क्या कर रहा हूँ, जल अपघटन कर रहे हैं गुरुजी। ठीक है, जल अपघटन कर देते हैं, तो जल को तोड़ लेते हैं HOH में। जल को हमने तोड़ लिया HOH में। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल एक ही है, अल्कोहल का निर्माण करना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्त, यहाँ पे ऐसा होगा कि जो आपका MgBr है, देखो समझना, Mg जो Br है वो इसको लेके चला जाएगा, किसको, यहाँ से OH को लेके चला जाएगा अपने साथ में। तो देखो क्या बन जाएगा, MgBr और OH। जो आपका H है ये वाला, ये यहाँ पे आकर चिपक जाएगा, और ये वाला H तो रहेगा ही। तो यही आपका क्या होता है, यही आपका अल्कोहल का सूत्र होता है। आ रही बात समझ में? नहीं? चलो ये बताओ, ये 1 डिग्री अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी बता दो। देखो ये जो कार्बन है जिससे हमारा OH समूह जुड़ा हुआ है वो 2 CH3 से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से इसको हम 2 डिग्री का वो अल्कोहल बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। चलो
अब देखो, अब मैं यहाँ पे दूसरा कंपाउंड ले रहा हूँ कि मैंने वैल्यू चेंज कर दी। पहले मैंने वैल्यू ले रखी थी कुछ और, अब मैंने वैल्यू वहाँ पे कुछ वैल्यू बढ़ा दी। पता है ना भाई यार, आर का मान पता है ना, आर का मान CH3 ले सकते हैं, आर का मान CH3 CH2 ले सकते हैं। तो वही मैंने दूसरी वैल्यू ले ली इस बार, क्योंकि रिएक्शन मेन चीज़ है, रिएक्शन समझ में आनी चाहिए, इस वजह से मैंने इसकी 2 रिएक्शन ले ली। तो ये आपको पता है एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन जब इसके साथ करेंगे तो ये तो आपको पता ही है, क्या पता है गुरुजी? देखो ये बंद यहाँ से टूटेगा इस बार, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा गुरुजी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस पे रहेगा निगेटिव। जब गुरुजी इसकी रिएक्शन हम करेंगे तो क्या होगा गुरुजी? देखो ओ पे तो निगेटिव है, ये बात तो पता है ना, ओ पे निगेटिव है। जब ओ पे निगेटिव है तो ये वाला जो हिस्सा है ना पॉजिटिव वाला, ये यहाँ पे जाकर अटैक करेगा और ये नीचे जाकर अटैक करेगा। तो जैसी ये रिएक्शन होगी तो देखो आ गया, नहीं आ गया? फिर इसका हम कराएंगे जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब OH। अब यहाँ से क्या होगा, MgBr जो है OH के साथ ये निकल जाएगा और जो यहाँ पे बचेगा वही आपका किसका निर्माण करा देगा? वही आपका एल्कोहल का निर्माण करा देगा। ठीक है भाई साहब, बताओ हाँ या ना? तो इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। क्यों बोलते हैं? देखो एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, तो इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है भाई साहब, आ रही बात समझ में? अच्छे से समझ पा रहे हो नहीं? देखो एक बात और ध्यान रखना, जब ग्रीनार अभिकर्मक कीटोन के साथ में अभिक्रिया करता है तो हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल देता है। देखो इसको भी मैंने दे दिया, मतलब देखो एक ही चीज़ के ऊपर मैं आपको 3 रिएक्शन करा रहा हूँ। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो इसका मतलब मूर्ख आदमी हो भाई तुम, तुमसे बड़ा मूर्ख आदमी है नहीं कोई। देखो ये क्या है, ये आपका गिरनार अभिकर्मक ले लिया मैंने, आपका RMgBr होता है ना, देखो RMgBr होता है गिरनार अभिकर्मक, मैंने R की वैल्यू ले ली CH3 सिंपल। मैं कीटोन, देखो कीटोन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है CH3COCH3, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ये आपका कीटोन का सूत्र होता है। अब जैसी मैंने रिएक्शन कराई, ये आपको पता है ना, ये पॉजिटिव हिस्सा होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये बात तो पता है, क्योंकि बंद यहाँ से टूटेगा। भाई साहब कितनी बार बताऊँ, मुझे लगता है मैं कितनी बार बता रहा हूँ। तो बंद यहाँ से टूटेगा बीच में से। अब क्या होगा, ये वाला देखो ये माइनस वाला है, क्योंकि O की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है निगेटिव होती है, तो यहाँ पे इस पर अटैक करेगा, ये नीचे से इस पर अटैक करेगा। तो जैसी ये रिएक्शन होगी तो आपकी ये हो जाएगी। फिर हम इसका कराएंगे जल अपघटन, और जल अपघटन में मैं आपको बता बता के मर चुका हूँ। क्या बता दिया सर जी? हम ये बता बता के मर चुके हैं कि जो MgBr है वो यहाँ से इसको ले जाएगा अपने भैया को OH को, तो देखो ये बन जाएगा, और जो बचेगा उसको लिख देना। ठीक है, जो ये वाला H बचा ना, इसको यहाँ ऊपर लिख देना। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है जी भाई साहब, बात समझ में आ रही है? देखो मैंने एक ही रिएक्शन के ऊपर आपको 3 रिएक्शन समझा दी। अब बच्चे की जान लोगे क्या भाई साहब, ये तो बता दो ना। अब मैंने कंसेप्ट बना के लिख दिए सारे फॉर्मूले एक साथ। देखो कार्बोनिल समूह जो होता है, अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि RCOR डैश, तो ये समझ लेना कीटोन का फॉर्मूला है। अगर RCOH दिखाई दे रहा है तो ऐसा समझ लेना एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। अगर RCOOH दिखाई दे रहा है तो कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला है। अगर RCONH2 दिखाई दे रहा है तो एमाइड का फॉर्मूला है। अगर RCOOR डैश दिखाई दे रहा तो समझ लेना ये एस्टर का फॉर्मूला है। हाँ या ना बताओ, इतनी बात समझ में आती है नहीं? ठीक है जी भाई साहब, ठीक है जी भाई साहब, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे भी हम आगे भी निर्माण करने की विधि ही पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि हम कुछ अलग से पढ़ लेंगे। देखो उस बात का ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट में समझाई ना, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, ये सब चीज़ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला है हमारा कार्बनिक, जो कार्बोनिल समूह है उसके अपचयन द्वारा अल्कोहल का निर्माण, यानी जितने भी हमने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर मैं उनका अपचयन करा देता हूँ। अपचयन का मतलब क्या होता है बताओ? पहला ये बता दो, अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। हाइड्रोजन को जोड़ना अपचयन कहलाता है। ध्यान से समझो, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है, अब देखो मैं वही चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ। पहली मैं बात कर रहा हूँ एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन से। तो सबसे पहले मैं एल्डिहाइड उठा देता हूँ, उसका अपचयन कराया मैंने, और अपचयन कराने से क्या हुआ, मैं यहाँ पे 2 अणु ले रहा हूँ हाइड्रोजन की, और मैंने ये दोनों के दोनों कहाँ चिपका दिए, ये दोनों के दोनों, एक मैंने यहाँ चिपका दिया, एक मैंने यहाँ चिपका दिया। तभी तो हमारी रिएक्शन होगी ना पूरी, क्योंकि अपचयन हमें कराना है, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जोड़ना। ये बात भी समझ में आती है गुरुजी। अब एक चीज़ बताओ भाई साहब, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था पहले, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैसा हो गया, मुझे इतना बता दो बस। गुरुजी डबल बॉन्ड पहले इस वजह से था
क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। गुरुजी आपने बताया था। हाँ जी, देखो 1 2 3 4 पूरी है। बट जैसे ही मैं इसमें अपचयन कराऊंगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आगे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो देखो 1 2 3 4, तो सिंगल बॉन्ड से ही जब 4 वैलेंसी पूरी हो रही है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं, इस वजह से हमने यहाँ पे सिंगल कर दिया डबल का। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है भाई साहब, ये नहीं। देखो एक कीटोन है, मैंने एक कीटोन का अपचयन करा है, तो आपको पता ही है क्या होगा। बताओ क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। 2 हाइड्रोजन के साथ में अपचयन करेंगे तो देखो एक एच यहाँ आ जाएगा, एक एच यहाँ आ जाएगा, तो किसका निर्माण कर देंगे? देखो ये अल्कोहल ही तो है मेरे बेटा। ओ एच समूह आ गया ना, ओ एच समूह आ गया, तो ये अल्कोहल ही तो है जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इतनी देर से। देखो अब मैंने एक कंसेप्ट बना के लिख दिया कि अगर H2 NiPd Pt की उपस्थिति में CHO व C डबल बॉन्ड दोनों का अपचयन कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन मतलब जो अपचयन हो रहा है वो इनकी उपस्थिति में हो रहा है तो जो CHO है या C डबल बॉन्ड है तो दोनों का अपचयन कर देगा, ये सिंपल। ठीक है, बट 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 अगर आपका LAH या NaBH4 की उपस्थिति में हो रही है रिएक्शन, LAH या फिर NaBH4 की उपस्थिति में हो रही है, तो ये आपका C डबल बॉन्ड C का अपचयन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। परंतु अगर C डबल बॉन्ड C बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसका अपचयन कर देगा। ध्यान से भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना रिएक्शन में उलझे रह जाओगे। कंसेप्ट इस वजह से बनाया मैंने। देखो LAH या NaBH4 की अगर रिएक्शन, मत सॉरी सॉरी रिएक्शन नहीं, अगर इनकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है और वहाँ पे C डबल बॉन्ड C आ रहा है तो उसका अपचयन नहीं करेगा। परंतु अगर C डबल बॉन्ड C मतलब उपस्थिति तो इनकी है, देखो उपस्थिति तो इनकी है, बट वहाँ पे बेंजीन आ रहा है अनुनादी स्थिति के साथ में इनके साथ जुड़ा हुआ, तो उसका अपचयन ये कर देगा। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी दोस्त। देखो यहाँ पे मैं अब बताने वाला हूँ कि बोवाल्ट ब्लैक अपचयन क्या होता है। पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना, आया हुआ अभी मेरे ख्याल से 1-2 बार। बोवाल्ट ब्लैक अपचयन क्या होता है? देखो ये आपको पता है ये क्या है? हाँ जी सर ये पता है, ये आपका एल्डिहाइड है। इसका हम क्या कर रहे हैं? अपचयन कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? सोडियम और C2H5OH की उपस्थिति में। जैसे ही मैं इसका अपचयन कराता हूँ, जैसे ही मैं इसका अपचयन कराता हूँ तो आपको पता ही है क्या होगा। देखो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो देखो ऐसा होगा सिंपल। ए देखो ये H यहाँ आ जाएगा, जो 2 H हैं देखो यहाँ आ गए, और O इसके साथ में आ जाएगा OH, तो एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। थ्योरी लिख सकते हो सेम जो मैंने बना कर बताई। ठीक है, अब तो मैं एक्सपर्ट हो ही कि बना दोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कार्बोक्सिलिक के अपचयन द्वारा। ये आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जब मैं इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में करता हूँ, यानी LiAlH4 के साथ में, सॉरी साथ में नहीं, इसकी उपस्थिति में, मैं बार बार पता नहीं मिस्टेक कर रहा हूँ बोलने में, इसकी उपस्थिति में जब मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ तो क्या होता है? सिंपल ये होता है कि अभिक्रिया करके अल्कोहल का निर्माण कर देता है। ठीक है, देखो ना, 1 2 1 2, बस सिंपल ये होगा क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये एक तो बढ़िया क्वालिटी का होता है, मतलब काफ़ी ठीक ठाक होता है क्वालिटी इसकी। और जब बढ़िया क्वालिटी का है तो ये अभी यानी जब उत्प्रेरक के रूप में इसका यूज करते हैं तो ये सही अभिक्रिया करके दे देता है और अल्कोहल बना देता है। परंतु ये जो NaBH4 होता है ये अभिक्रिया नहीं करता है यहाँ पे कोई भी। ठीक है जी भाई साहब, चलो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना। एस्टर के अपचयन द्वारा अभी मैं बताऊंगा कि इनमें वर्गीकरण करके बताऊंगा कि हम इनका यूज कब कब करते हैं, कौन सा बेटर अपचायक होता है, ये सब चीज़। एस्टर के अपचयन के द्वारा, एस्टर के अपचयन के द्वारा क्या होगा? देखो ये आपको पता है ये क्या है? बताओ। ये है आपका एस्टर ही तो है। हाँ जी सर, तो जब मैं इसका अपचयन कराता हूँ तो यहाँ से आपका एक तो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसमें तो मुझे लगता है इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, ठीक है भाई, अपचयन कराना है, अपचयन करा देना। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। अम्ल हेलाइड का अपचयन, देखो अम्ल हेलाइड का अपचयन कर रहे हैं।
देखो ये आपका कहलाएगा, ये जो होता है ना इसको हम बोलते हैं अम्ल हेलाइड। जैसे मैं अम्ल हेलाइड का क्या कराता हूँ, अपचयन कराता हूँ, किसकी उपस्थिति में, LiAlH4 और इसकी उपस्थिति में। या तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों में से कोई सा भी ले लो। जैसे ही मैं अपचयन करता हूँ तो यहाँ पे मेथ एथ एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। देखो मैंने बताया था ना, ये जो आपका लिथियम वाला होता है महंगा होता है, सोडियम वाला जो आपका ये होता है ना NaBH4 ये सस्ता होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये महंगा होता है, थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का होता है। परंतु जैसी वो अम्ल अम्ल हेलाइड्स के साथ में अपचयन करते हैं ना, इन दोनों की उपस्थिति में, चाहे तो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या सोडियम BH4 ले लो, दोनों की उपस्थिति में या दोनों में से कोई भी एक होगा तो ये कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर कोई बढ़िया चीज़ होगी तो उसमें ये बढ़िया वाला ही काम करता है। ठीक है जी। देखो मैंने क्वेश्चन बना के डाल दिया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 में कौन बेहतर अपचायक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में अक्सर, तो आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या होता है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है। देखो देखो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है। देखो मैं यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ, यानी एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के मध्य पहले मैं बंध की बात कर लेता हूँ कि और एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के मध्य में बंध की बात कर लेता हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए बैंगन आलू गाजर इंथेला। देखो ये जो ऊपर होता है इसका परमाणु क्या होता है, परमाणु क्रमांक कम होता है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता चला जाता है, ये बात पता है। देखो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ तो मिल जाएगा पर मैं समझा रहा हूँ ये ऐसा होता क्यों है। ठीक है, जिससे आपको इसमें रट्टा मारना ना पड़े। ठीक है, देखो एक चीज़ बताओ, इसका परमाणु क्रमांक कम है, इसका ज़्यादा है। अब एक चीज़ बताओ, जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा, देखो समझना, जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा वो जो है उसमें जो बंध होगा वो कैसा होगा, जो बंध होगा वो कमज़ोर होगा। कैसा होगा बंध? हाँ जी गुरुजी, बंध जो होगा कमज़ोर होगा। भाई एक तो आपके पास बोरोन है, एक आपका एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है। जब परमाणु क्रमांक ज़्यादा है तो इसका मतलब नाभिक से दूरी भी ज़्यादा हो जाएगी, और जब नाभिक से दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उसको पकड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, और जब पकड़ने की क्षमता कम हो जाएगी तो इसका मतलब बंध कमज़ोर बन रहा होगा। समझो ना, इतना दिमाग तो लगाओ यार। तो इसका मतलब बंध कमज़ोर हो जाएगा, इसका मतलब एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के मध्य जो बनने वाला बंध होता है वो होता है कमज़ोर। ये बात समझ में आ गई। बट अगर मैं दूसरी तरफ इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे जो बोरोन होता है और हाइड्रोजन होता है ये टाइटली बाउंड होते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम के हिसाब से। एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ में तुलना कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब इनका जब यहाँ पे जो बंध बनेगा वो मजबूत बनेगा। और एक चीज़ बताओ, यहाँ पे बंध कमज़ोर है, यहाँ पे बंध मजबूत है, तो क्या है मतलब क्या है इस बात का कि बंध मजबूत है कमज़ोर है? सर जी इस बात का मतलब सिंपली ये है, सर जी इस बात का मतलब सिंपल ये है कि अगर बंध कमज़ोर है ना, तो बंध कमज़ोर होने से फ़ायदा ये होगा कि हाइड्रोजन का आसानी से अपचयन कर लेगा ये। ठीक है, तो ये अच्छे से अपचयन कर पाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को अच्छे से दे पाएगा, क्योंकि आसानी से दे देगा, बंध कमज़ोर है। पर इसका बंध मजबूत है तो ये दे नहीं पाएगा। इस वजह से बेटर जो अपचायक माना जाएगा, जो बेटर अपचायक माना जाएगा गुरुजी, वो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड माना जाएगा। आई बात समझ में? तो यही भाई साहब थ्योरी है। देखो वही थ्योरी मैंने बना के लिख दी तुम्हारे सामने। देखो जब इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो वही मजा आएगा तुम्हें। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बेहतर अपचायक है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बंध कमजोर होगा जो आसानी से टूट जाएगा, अतः हाइड्रोजन निकालना आसान होगा। ठीक है, जबकि वो ज़्यादा मजबूत होगा तो वहाँ पे निकालना आसानी नहीं होगा, काफ़ी हार्ड होगा। ठीक है भाई, हाँ या ना? इतनी बात बताओ, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? हाँ जी भाई साहब। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जी। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में? अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर। तो ये अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो आपका अल्कोहल होता है, सिंपल अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूँ। जो आपका अल्कोहल होता है, जो आपका अल्कोहल होता है, अभी मैं यहाँ पे मैथिली एथिल अल्कोहल की बात नहीं कर रहा। जो आपका अल्कोहल होता है उसकी जो अम्लीय प्रकृति होती है वो बहुत ज़्यादा बेकार होती है।
इसका मतलब बहुत ज़्यादा घटिया होती है इसकी अम्लीय क्वालिटी। बहुत ज़्यादा क्या होती है सर? बहुत ज़्यादा घटिया होती है। इस वजह से इसकी अम्लीय क्वालिटी इतनी घटिया होती है अल्कोहल की। इस वजह से इसका जो अम्ल का ऑर्डर होता है ना, अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर, अगर मैं आरओएच की बात करता हूँ, तो इसका जो आपका अम्लीय प्रकृति होती है ये वाटर से भी कम होती है। बट किंतु परंतु मेरी बात सुनो। इसका मतलब जो आरओएच है उसका तो ऑर्डर वाटर से कम हो जाएगा, पर इसके अंदर एक निकल के आता है महाराजा टाइप का आदमी अल्कोहल के अंदर ही। देखो, ये आपका अल्कोहल है, इसके अंदर ही एक महाराजा टाइप का आदमी निकल के आता है CH3OH। वो कहता है कि भाई ऐसे कैसे जाने देंगे, हम तो नहीं जाने देंगे। वो कहता है कि भाई तू बेइज्जती करवा रहा है अल्कोहल आरओएच, तू तो भाई, तेरे खानदान में तो मैं भी आ रहा हूँ ना, आर की वैल्यू हमने CH3 रखी तो भाई तेरे खानदान में तो मैं भी फिट बैठ रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई मैं वाटर से भी बेकार अम्लीय प्रकृति होगी, भाई मेरी नहीं होगी, तुम्हारी भले ही हो। तो एक ऐसा अम्ल होता है जिसको हम बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, उसकी अम्लीय क्वालिटी वाटर से भी बढ़िया होती है। नहीं, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो होता है ना अम्लीय प्रकृति वाला, वो यही होता है, और की कम होती है। बट हम इस चैप्टर में फिनोल भी पढ़ेंगे। फिनोल की अम्लीय प्रकृति जो है वो मेथिल अल्कोहल से भी अधिक होती है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? वही मैंने थ्योरी में बना के लिख दिया। अल्कोहल एक बहुत दुर्बल अम्ल है, परंतु CH3OH की अम्लीय प्रकृति उच्च होती है। समझ पा रहे हो जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ? ओके, ठीक है जी भाई साहब। चलो, अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है। अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर क्या होता है? देखो, मैं अभी ये समझा रहा हूँ कि अम्लीय प्रकृति क्या होती है। अब मैं यहाँ पे अम्लीय प्रकृति पहले मैं ये समझा देता हूँ जी। अम्लीय प्रकृति का मतलब जो जितना ज़्यादा H+ निकाल रहा होगा, ठीक है, जो जितना ज़्यादा H+ निकाल रहा होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्ल होगा, है ना? पता है ना? भाई साहब, पता है ना, जिसमें H+ की क्षमता होती है, जिसमें OH- की क्षमता होती है, पता है ना, जिसमें H+ की क्षमता होती है वो अम्ल अम्ल के अंदर आता है, जिसमें OH की क्षमता आती है वो क्षार के अंदर आता है। तो जो जितना ज़्यादा H+ निकालेगा, इसका मतलब उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? बोलो हाँ या ना। या एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ। जिस पर आवेश जितना कम होगा, जिस पर आवेश जितना कम होगा ना, जिस पर आवेश जितना कम होगा, वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्थायी होगा। इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखना दोस्त। ठीक है, चलो अब मैं बता देता हूँ। हालांकि अगर आपको रट्टा मारना है तो ये बात रट्टा मान लेना कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कि अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर ध्यान रखना भाई। कभी तुम कहो सर जी तुमने तो पिछले चैप्टर में बताया था 3 डिग्री ज़्यादा पावरफुल होता है, 2 डिग्री ज़्यादा, फिर उसके बाद में 1 डिग्री। भाई साहब, मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे अम्लीय प्रकृति की बात कर रहा हूँ अल्कोहल के अंदर। तो वो 1 डिग्री अल्कोहल की ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मैं बता देता हूँ सिंपल। उसका रीज़न क्या होता है? देखो, उसका रीज़न ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल लिया लिया जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक बात है, लिया। मैंने इसमें से क्या काम करा? H+ आयन को निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बनना? यहाँ आपका बन गया O-। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे 2 डिग्री लिया, फिर यहाँ पे ये बना, फिर मैंने 3 डिग्री लिया, निकाल दिया, फिर यहाँ पे ये बना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तीनों में तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों में तुम्हें एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, वो है O-। O-। O-, तीनों में कॉमन आ रही है, हाँ जी सर। बट यहाँ पे CH3 एक है, यहाँ पे CH3 दो है, यहाँ पे CH3 तीन है। हाँ जी सर, ये भी ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बता दो गुरुजी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे इसकी त्रिविम बाधा कम होगी, यहाँ पे इसकी त्रिविम बाधा अधिक होगी, यहाँ पे इसकी त्रिविम बाधा सबसे अधिक होगी। याद करो, चैप्टर 1 पढ़ाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। त्रिविम बाधा इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी सबसे ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस त्रिविम बाधा की वजह से ही जो आपका आवेश होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ, एक सेकंड। देखो, यहाँ पे मैंने बताया ना, आवेश जितना कम होगा स्थायित्व उतना ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब आवेश सबसे कम कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, पहले वाले में। तो इसका मतलब आवेश का मान सबसे कम इसमें ही होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा।
ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। हाँ जी भाई साहब, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे सबसे कम आवेश है, यहाँ पे उससे ज़्यादा है, यहाँ पे उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो वही मैं यहाँ पे ऑर्डर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा था। तो इसका मतलब अम्लीय प्रकृति सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर आपकी 3 डिग्री की। मैं फटाफट आपका रिवीजन करा देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ। एल्कोहल का फॉर्मूला ये होता है ROH, ईथर का फॉर्मूला ये होता है, फिनॉल का फॉर्मूला आपको पता है, बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हैं तो फिनॉल का फॉर्मूला बन जाता है। दोस्त फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। देखो अल्कोहल के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। अल्कोहल का वर्गीकरण हमने करा था सबसे पहले। OH समूह की संख्या अगर 1 है तो मोनोहाइड्रेट, अगर 2 है तो डाईहाइड्राइड, अगर 3 है तो पता ही है ट्राई, और अगर N है तो पॉलीहाइड्रेट बोलते हैं। फिर हमने दूसरा वर्गीकरण करा था दोस्त, किसके आधार पर, दूसरा वर्गीकरण हमने करा था संकरण के आधार पर। ठीक है, तो sp3 संकरण है तो यहाँ पे 1 डिग्री ROH होगा। अगर कार्बन परमाणु जो है एक CH3 के साथ जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री होगा। अगर 2 CH3 के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 होगा। अगर 3 CH3 के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री होगा। बट अगर sp3 संकरण तो है, देखो समझना, अगर sp3 संकरण तो है बट OH समूह कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, पर आने वाला जो अगला कार्बन हो डबल बॉन्ड, तो उसको हम बोलते हैं एलिलिक। ठीक है, बट अगर बिल्कुल डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, अगर बिल्कुल ही डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा दोस्त तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम बोलते हैं, देखो उसको हम बोलते हैं वाइनिलिक। वाइनिलिक बोलते हैं। अगर वो बिल्कुल OH समूह है, ये आपका देखो बिल्कुल डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं वाइनिलिक। ये सब चीज़ हम लेक्चर 1 में हम पढ़ चुके हैं, फिर से बता रहा हूँ जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। देखो sp3 है, ये OH कार्बन परमाणु है, कार्बन C से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है पीछे, तो इसको हम बोलते हैं बेंजिलिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा। फिर उसके बाद हमने अल्कोहल का निर्माण करने की विधि पढ़ी थी कि भैया एल्कीन के द्वारा हम इसको बना सकते हैं, पर ध्यान रखना अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, तो जब हम इसको करते हैं तो देखो आपको पता है, देखो अभी मैं आपको मार्कोनिक रूल हमने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था H वहाँ जाता है जहाँ H की संख्या अधिक है, पर यहाँ तो सेम टू सेम है, मैंने बताया था। तो इसका मतलब किधर भी भेज देना आपका आंसर आ जाएगा। फिर मैंने इसका एग्जाम्पल एक और लिया था। उस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि असमित एल्कीन में क्या होगा, H वहाँ जाएगा जहाँ H की संख्या अधिक है और OH वहाँ जाएगा जहाँ H की संख्या कम है। दोस्त ये बात हम ऑलरेडी पढ़ा चुके थे। हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण भी मैं आपको पढ़ा चुका था, पर यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी H2O2 है, तो सिंपल एक काम करना, एंटी मार्कोनिक रूल लगा देना। ठीक है जी, सब चीज़ याद आ रही है, नहीं आ रही है, अच्छा रिवीजन हो रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर इन सब की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है तो मार्कोनिक रूल लगा देना, H को वहाँ पहुँचा देना जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, OH को वहाँ पहुँचा देना जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। दोस्त गिरनार अभिकर्मक के द्वारा फिर मैंने बताया था कि भैया गिरनार अभिकर्मक जब एल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो ये आपको पता बंद यहाँ से टूटता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, तो ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पे अटैक कर देगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पे अटैक कर देगा। फिर हम इसका जल अपघटन कराए देंगे, तो जल अपघटन का मतलब OH, तो ये जो है MgBr OH के साथ निकल जाएगा और ये वाला H यहाँ चला जाएगा, ये आपका यहीं रहेगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, याद आ रहा पिछला पुरानी बात या नहीं आ रही? ठीक है, मुझे लगता है आपको पुरानी बातें याद आ रही होगी। फिर मैंने आपको बताया था कि कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल एमाइड और एस्टर का फॉर्मूला क्या क्या होता है, ये सब चीज़ भी हम पढ़ चुके थे। फिर हमने एल्डिहाइड कीटोन के द्वारा अपचयन भी पढ़ा था। फिर मैंने ये बताया था आपको कि भैया LAH और NBH4 में कौन सा ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का होता है और किसका ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो फिर मैंने बताया था कि भैया यहाँ पे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है और सोडियम ये जो होता है, ये तो अभिक्रिया कर लेता है पर ये अभिक्रिया नहीं करता कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में। ठीक है, क्यों नहीं करता उसका रीज़न भी मैंने बताया था। ठीक है, बताया था कि कौन बेटर अपचायक होता है ना। फिर मैंने इनकी अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर भी बताया था कि अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर क्या होता है दोस्त। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर भी मैंने इनका बता दिया था। फिर मैंने कंसेप्ट भी बना के लिखाया था कि अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो हमारे कितने मिनट लगे, 5 मिनट लगे मात्र। तो अगर आप भी खुद ऐसी रिवीजन करोगे ना स्पीड में, तो 5 से 10 मिनट का हिस्सा में लगता है रिवीजन करने में।
ठीक है, चलो। तो हमारा अब लेक्चर स्टार्ट होता है आज का, रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान रखना थ्योरी में जानबूझ के नहीं लिख रहा दोस्त, क्योंकि थ्योरी आपको लिखना है। देखो जब अल्कोहल सोडियम के साथ में अभिक्रिया करता है, देखो जब अल्कोहल सोडियम के साथ में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। देखो ये आपको पता है, यहाँ पे प्लस आएगा, हाँ जी सर ये बात पता है, ये प्लस आएगा, यहाँ पे पता है माइनस आएगा, हाँ जी सर, और ये पता है प्लस आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जब आप अल्कोहल की क्रिया धातु के साथ करोगे तो हमेशा आपका H2 बाहर निकलेगा। जो बचा देखो R बचा, O बचा, Na बचा, तो RONA बचा, यही आप लिख दोगे। अब वैल्यू चेंज कर दो, यानी यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देना। वैल्यू चेंज करोगे, R की वैल्यू रखोगे CH3CH2 OH, रिएक्शन करोगे तो सबसे पहले तो निकाल लेना हाइड्रोजन, उसके बाद आपका बचेगा CH3CH2ONA, इसको बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, पेपर में आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा। किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं गुरुजी पेपर में? पेपर में आता है एथिल अल्कोहल से परिवर्तन करो, एथिल अल्कोहल का सोडियम इथोक्साइड में परिवर्तन करो। तो इस प्रकार हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसका मतलब हर रिएक्शन को ऐसा समझो कि नया क्वेश्चन आया तुम्हारे पास में, इसलिए ज़्यादा समझ में जब भी आएगा जब आपको हर रिएक्शन में नया क्वेश्चन ढूंढना है। तो देखो धातु एमाइड से अभिक्रिया, धातु एमाइड का फॉर्मूला होता है, देखो धातु में Na ले लो, एमाइड में हमेशा ध्यान रखना NH2 लेंगे, तो इसका मतलब धातु एमाइड हो जाएगा आपका NaNH2। ठीक है, जब रिएक्शन करेंगे देखो ये आपको पता है निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, तो जैसे ही ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो सिंपल ये होगा, ये आपका ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा माइनस के पास में, और ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, तो आपका अमोनिया बन जाएगा और आपका RONA बन जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू चेंज कर सकते हो आप इसमें, आर की वैल्यू CH3CH2 रख लो, आगे तुम्हें पता ही है क्या होगा। देखो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, देखो ना भाई, O निगेटिव है, H पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है Na और ये निगेटिव है, आपको पता है किसका अटैक कहाँ होगा, देखो इस पॉजिटिव का अटैक यहाँ हो जाएगा निगेटिव पे। ठीक है, इस नेगेटिव का अटैक यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव पे, तो आपकी रिएक्शन क्या बन जाएगी, रिएक्शन बन जाएगी यहाँ पे सोडियम एथोक्साइड बन जाएगा और अमोनिया बन जाएगा। थ्योरी अपने आप लिख सकते हो, इसकी अभिक्रिया जब इसके साथ करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है? ओके, चलो धातु एमाइड से अभिक्रिया मैंने बताई दी। अब मैंने वैल्यू चेंज कर दी, और नहीं फिर से दोबारा से आ गया क्या ये दोबारा आ गया, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। परवल क्षार से अभिक्रिया, देखो मैं तीसरा यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, परवल क्षार से अभिक्रिया। NOH जो है परवल क्षार है, CH3OH जो है ये आपका क्या होता है, इसकी अम्लीय प्रकृति होती है, ये क्या होता है, ये मेथिल अल्कोहल होता है। सर जी सिंपल वाला ROH क्यों नहीं लिया, ये दूसरे वाला, क्योंकि उसकी जो प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति वो वाटर से भी कम होती है, परंतु ये जो होता है इसकी वाटर से भी अधिक होती है अम्लीय प्रकृति, इस वजह से मैं इसकी अभिक्रिया इसके साथ करा रहा हूँ। और आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, देखो समझ में आ रही है बात, देखो ये पॉजिटिव है इसके साथ आ जाएगा, तो देखो H2O बन गया, नहीं बन गया, बस जो बचा उसको लिख लो, यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका सोडियम मेथोक्साइड कहलाएगा। आ रही है गुरुजी बात समझ में, नहीं आ रही? हाँ जी सर आ तो रही है। देखो एस्टीकरण अभिक्रिया, एस्टीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ROH के साथ में, ये क्या है ROH आपका एल्कोहल है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जैसे रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा वाटर, निकल गया गुरुजी बाहर। अब जो बचा उसको हम बोलते हैं एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला देखो पिछले पेज पे मैंने लिखवाया अभी तक, कल भी बताया था। ठीक है, हैलोजन हेलाइड से अभिक्रिया, हैलोजन हेलाइड से जब अभिक्रिया करेगा तो देखो ROH एल्कोहल है, सांद्र HCl और निर्जलीकरण ZnCl2 के साथ में अभिक्रिया करता है। और देखो मैं ये पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले लेक्चर नहीं, मतलब चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताया था सांद्र HCl और निर्जली ZnCl2 क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। इन दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। अब देखो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं दोस्त तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात ये है, देखो यहाँ से निकल जाएगा आपका वाटर, क्या निकल जाएगा, वाटर, जो बचा RCl बचा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो अगर याद हो मैंने बताया था ल्यूकास अभिकर्मक में 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा पावरफुल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री, ये समझ रहे हो? इसको अम्लीय प्रकृति के साथ में कनेक्ट मत करना, अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर उल्टा होता है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अल्कोहल का निर्जलीकरण,
ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्कोहल का निर्जलीकरण क्या होता है? देखो ये आपका अल्कोहल है, पता है सिंपल है यार, लिखा हुआ है देखो CH3CH2OH, सिंपल अल्कोहल ही तो है भाई साहब, वो भी एथिल अल्कोहल है, बस मैंने इसको ब्रेक करके लिख लिया ऐसे करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन जब हम अल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं, निर्जलीकरण का मतलब है इसमें से वाटर बाहर निकालना, हमेशा समझ रहे हैं, निर्जलीकरण का मतलब होता है वाटर को बाहर निकालना। इसका मतलब जब मैं H2SO4 की उपस्थिति में मैं इसको हीट कराता हूँ, गर्म करता हूँ, तो देखो इसमें आपको क्या बात ध्यान रखना है, इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है, जो आपका अल्फ़ा, ये वाला जो अल्फ़ा है ना, देखो अल्फ़ा कौन होगा ध्यान से समझना, अल्फ़ा वो होगा जो OH समूह के ऊपर वाला तत्व होगा, यानी जिस पे OH समूह आ रहा है ना वो अल्फ़ा कहलाएगा, और जो अल्फ़ा के बराबर वाला होगा वो बीटा कहलाएगा। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस पे OH लिखा हुआ है वो हमेशा अल्फ़ा होगा, जिस पे अल्फ़ा OH नहीं लिखा हुआ उससे आगे है अल्फ़ा वाला, तो अल्फ़ा से आगे होगा बीटा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, जैसे ही रिएक्शन करता है ना तो ये वाला वाटर यहाँ से निकल जाएगा बाहर। अब देखो CH2 बचा, बट एक बॉन्ड यहाँ से कम हो गया, एक बॉन्ड यहाँ से कम हो गया, तो इसका मतलब दो बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे, इस वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड है। आ रही बात समझ में? क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे पेपर में, जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में तथा गर्म किया जाता है तो वाटर बाहर निकल जाता है और एल्कीन का निर्माण हो जाता है। जो अभिक्रिया इस प्रकार है, यानी आप कर सकते हो ये अभिक्रिया। चलिए अब हम आगे चल लेते हैं। देखो सेम ही रिएक्शन अभी चल रही है हमारी, अब मैंने इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख लेला, यहाँ पे बड़ा करके मैंने लिख लिया जिससे मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। देखो यहाँ पे मैंने OH समूह लगा रखा है, तो ये अल्फ़ा होगा, साइड वाला ये बीटा होगा, ये साइड वाला भी बीटा होगा। जैसे मैं H2SO4 की उपस्थिति में इसको हीट कराता हूँ तो ये अभिक्रिया दो प्रकार से हो सकती है, पहली बात तो ये समझना, ये अभिक्रिया कैसे हो सकती है गुरुजी, ये अभिक्रिया दो प्रकार से हो सकती है, क्योंकि हमें देखो गुरुजी क्या निकालना, हमें आपको पता है गुरुजी यहाँ से वाटर निकलता है, वाटर तो हो सकता है वाटर ऐसे निकल जाए, बिल्कुल ठीक है सर, हो सकता है वाटर यहाँ से निकल जाए, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया दो प्रकार से हो सकती है। देखो पहला प्रकार, पहला प्रकार क्या है, मैंने वाटर कहाँ से निकाला, मैंने वाटर गुरुजी यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से, ठीक है। तो देखो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH अब तुम क्या होगे गुरुजी, दूसरा प्रकार भी बताओ। दूसरे प्रकार में मैंने आपका जो वाटर है इधर से निकाल दिया, तो आपका क्या बन जाएगा सर, अभी बताऊंगा क्या मतलब है इस पूरी बात का। तो इसका मतलब ये बन जाएगा गुरुजी ये। अब मुझे एक चीज़ बताना है, ध्यान से समझना क्योंकि समझने वाली बात है, ये अभिक्रिया तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी ऊपर, बस इसका मैं एक्सटेंडेड रूप बता रहा हूँ कि इसको एक्सटेंड करके हम किस प्रकार और अच्छे से समझ सकते हैं। देखो ये आपको देखो, ये आपका हमेशा क्या काम करो, जो डबल बॉन्ड आ रहा है उसको ऐसे डिब्बे में बंद कर लो, इधर मारो नज़र, देखो एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, तो इसका मतलब जो प्रतिस्थापन कंपाउंड है जो CH3 है वो ज़्यादा है, देखो काउंट करने पे देखो एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसका मतलब अल्फ़ा कार्बन यहाँ पे दो है, एक ये रहा, एक ये रहा, दो अल्फ़ा कार्बन है, तो ये ज़्यादा स्थायी होगा। जबकि मैंने यहाँ पे काउंट करा, देखो ये डिब्बे में बंद कर दो डबल बॉन्ड वाले को, तुम कहोगे सर एक दो, भैया ये दोनों बीटा बीटा हैं, देखो ये दोनों, देखो यहाँ पे एक ही काउंट होगा ये, यानी इसका मतलब ये दोनों एक ही काउंट होगा, यानी अगर हम बीच में से इसको ऐसे करें तो ये अलग काउंट होता है, ये अलग, बट अगर एक साथ आ रहे हैं तो वो एक ही काउंट होता है। तो इसका मतलब जो कार्बन अल्फा कार्बन इसमें दो है तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा स्थायी होगा, तो ये कम स्थायी होगा, तो इस वजह से मैं इसका नहीं इसके बारे में पढ़ता हूँ, ठीक है, आई बात समझ में। तो यही आपका होता है सेजाव का नियम, सेजाव भी यही बोलता है कि जो ज़्यादा प्रतिस्थापी वाला कंपाउंड होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। प्रतिस्थापी का मतलब है जिसमें CH3 ज़्यादा है, CH3 कंपाउंड जिसमें ज़्यादा है, और इधर की तरफ यानी अल्फ़ा कार्बन जिसमें ज़्यादा है, अल्फ़ा कार्बन जिसमें ज़्यादा होता है ना वही ज़्यादा स्थायी होता है, यही सेजाव का नियम भी है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। ये आपको ध्यान रखना, निर्जलीकरण में जो आपका निर्जलीकरण होता है उसमें ROH का ऑर्डर ध्यान रखना, 3 डिग्री ज़्यादा पावरफुल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है, निर्जलीकरण के अंदर, ठीक है। यानी अगर हमें मान लो निर्जलीकरण करना है, 3 डिग्री अल्कोहल का सबसे फास्ट होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री का होगा। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं जी भाई साहब। अब हम आगे पढ़ लेते हैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, उसमें ओ को जोड़ना, पता है ना ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, उसमें ओ का जोड़ना। अब एक बात बताओ, 1 डिग्री एल्कोहल है, उसमें मैं ओ जोड़ूंगा तो एल्डिहाइड का निर्माण होगा हमेशा। 2 डिग्री एल्कोहल है, मैं उसमें ओ जोड़ूंगा हमेशा कीटोन का निर्माण होगा। ठीक है। और अगर मैं एल्डिहाइड में ओ जोड़ दूंगा, मान लो एल्डिहाइड तो आपने बना दिया 1 डिग्री एल्कोहल से, अब मैं उसमें ऑक्सीकरण कर रहा हूँ तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर देगा। अब देखो मैं ये सारी चीज़ में पढ़ा देता हूँ जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, मैंने इसका ऑक्सीकरण करा। देखो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, मैंने इसका ऑक्सीकरण करा। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है गुरुजी, यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में क्या होता है पहले ही समझो, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है, बताओ ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है सिंपल, देखो यहाँ पे ये जो H2 है ये बाहर निकल जाएगा और जो ये बचेगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो ऐसी यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा H2O, ये निकल गया और ये यहाँ पे आके चिपक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग पूरी करनी चाहिए, इस वजह से डबल बॉन्ड आ जाएगा, कीटोन का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब देखो अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना चाहते हो, वैसे कि मैंने बताया 1 डिग्री एल्कोहल से आपका क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। पर अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल आप ज़बरदस्ती बनाना चाहते हो तो आपको ऑक्सीकारक के रूप में KMnO4 का उपयोग करना पड़ेगा, और K2Cr2O7 का प्रयोग अगर आप कर लेते हो तो आपका 1 डिग्री से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है। देखो ऑक्सीकारक की निर्भरता, ये ऑक्सीकारक किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है अल्कोहल की प्रकृति पे। 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री, तो अल्कोहल की प्रकृति पर निर्भर करता है, अल्कोहल की प्रकृति क्या है। ठीक है। और ऑक्सीकारक प्रबल है या दुर्बल उस पर भी निर्भर करता है। यानी जो ऑक्सीकारक है, देखो जैसे मान लो ये है, देखना जैसे मैंने ऑक्सीकारक ये वाला लिया, कौन सा लिया गुरुजी, जो मैंने अभी बताया था। मान लो मैं ऑक्सीकारक मैंने यहाँ पे KMnO4 लिया या पोटेशियम परमैंगनेट लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज़्यादा पावरफुल होता है, मतलब परबल ऑक्सीकारक होता है। तो अगर मैं परबल लूँगा तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं कमज़ोर लूँगा तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। जैसे जैसे 1 डिग्री है, समझ ना 1 डिग्री है, तो अगर मैं KMnO4 के साथ उपस्थिति में या K2Cr2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करूँगा तो डायरेक्ट ये आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा 1 डिग्री में। 2 डिग्री में करेंगे तो डायरेक्ट ही आपका कीटोन बन जाएगा, हमें रिएक्शन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 3 डिग्री में करूँगा तो कोई भी अभिक्रिया यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, यानी कोई भी अभिक्रिया यहाँ पे नहीं होगी, चाहे आप यहाँ पे पावरफुल लो या ना लो। ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट लो या KMnO4 लो, उसकी उपस्थिति में कराओ या ना कराओ, तो यहाँ पे अभिक्रिया आपकी नहीं होगी। ठीक है भाई साहब। लाल तप्त कॉपर की, अगर मैं लाल तप्त कॉपर की उपस्थिति में कराता हूँ, ध्यान रखना, लाल तप्त कॉपर की उपस्थिति में अगर मैं कराता हूँ, मान लो 1 डिग्री अल्कोहल है, मैंने कराई अभिक्रिया, तो देखो क्या होगा, सिंपल ये होगा भाई साहब, लाल तप्त कॉपर की उपस्थिति में जब मैं करूँगा 1 डिग्री का तो एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। 2 डिग्री में करूँगा तो कीटोन का निर्माण होगा। 3 डिग्री में करूँगा तो एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। यानी एकमात्र अभिक्रिया ये है, ध्यान रखना समझना, जो अभी तक हम कर रहे थे KMnO4 या नॉर्मल कर रहे थे तो वो अभिक्रिया नहीं दे रहा था, पर ये जो लाल तप्त कॉपर होता है अगर मैं इसकी उपस्थिति में करता हूँ तो एल्कीन बना देता है और वाटर निकाल देता है यहाँ से बाहर। 3 डिग्री में होती है, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन। ठीक है। तो ये लिख लेना कंसेप्ट बना के। ठीक है। चाहो तो इसको नोट पॉइंट डाल के भी लिख लेना, स्पेशल पॉइंट है ये, स्पेशल पॉइंट, कि आप अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया कर रहे हो लाल तप्त कॉपर की उपस्थिति में तो आपका एल्कीन बन जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है। वरना ये 3 डिग्री में कोई भी आपकी अभिक्रिया नहीं देता, मतलब जो नॉर्मल होते हैं। अब कंसेप्ट ध्यान से समझना, जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। देखो ये कंसेप्ट इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, अगर आपको ये वाली बात याद हो जाती है तो आपको फ़ायदा मिलेगा हमेशा। देखो अगर कोई अभिक्रिया PCC की उपस्थिति में हो रही है या कोई अभिक्रिया जोन्स अभिकर्मक की उपस्थिति में, ये सारी उपस्थिति है, ध्यान रखना, ये सारी क्या है, ये उपस्थिति है। ठीक है। अगर इन सब की उपस्थिति में हो रही है, या कैलिन अभिकर्मक की उपस्थिति में हो रही, या सैरट अभिकर्मक की उपस्थिति में हो रही, या NBR की उपस्थिति में हो रही, या हेलोफोम की उपस्थिति में हो रही, अगर इन सभी की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, ठीक है, अगर इन सभी के
उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड में परिवर्तन हो जाएगा, 2 डिग्री हमेशा कीटोन में हो जाएगा और 3 डिग्री कोई भी अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक है गुरुजी। सर जी पेपर में कैसा आएगा? बस पहला ये बात समझो जो मैं समझा रहा हूँ। अगर पीसीसी या जोन्स अभिकर्मक या कैलिन अभिकर्मक या सैरेट अभिकर्मक या एनबीआर या हेलोफोम, अगर इनकी उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया हो रही तो 1 डिग्री एल्कोहल में वो एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल में वो कीटोन देगा, परंतु 3 डिग्री अल्कोहल में कोई भी अभिक्रिया नहीं देगा। बस ये बात अभी फ़िलहाल ध्यान रखना आपको। ठीक है, कैसे होता है कैसे नहीं होता वो मैं बताऊँगा। परंतु परंतु ये ध्यान रखना कंसेप्ट अगला, अगर KMnO2 ऑक्सीकारक हम प्रयोग में लेते हैं, ध्यान रखना, अगर हम KMnO2 ऑक्सीकारक प्रयोग में लेते हैं तो ये क्या काम करता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री तो कीटोन में, ये तो करते ही करता है, परंतु ये बेंजिलिक तथा एलिक अल्कोहल पर भी कार्य करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे भी कार्य करता है। ठीक है, चलिए भाई साहब, अगर आप OPR ऑक्सीकारक का यूज करते हो, OPR यहाँ पर अभिक्रिया में ऐसे ऊपर लिखा होगा OPR, तो अगर इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पे 2 डिग्री ROH कीटोन में परिवर्तन हो जाएगा। ये 1 डिग्री में और 3 डिग्री में कन्वर्ट नहीं करता है, केवल 2 डिग्री में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है भाई साहब। चलो पेपर में आता है इस प्रकार क्वेश्चन, पेपर में क्या आता है, परिवर्तन करो, प्रोपेनॉल को प्रोपेनल में कन्वर्ट करो, प्रोपेनॉल टू ओल को प्रोपेओन में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है, ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करना आप सभी करने का। ठीक है, ये आपकी 4 रिएक्शन है जो कि आपको करके दिखानी है जी भाई साहब। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या इसकी PDF। हाँ जी, तो भाई साहब कुछ क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ रखे हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है किसके प्रयोग में पहचाना जाता है, तो ये अल्कोहल के प्रयोग में इसको पहचाना जाता है। ल्यूकास अभिकर्मक है तो आपको पता है सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में जो होता है ना, वही आपका ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जी भाई साहब, ये वाला सवाल, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है, तो जाइमेज यहाँ पे एंजाइम का प्रयोग करते हैं। परिशोधित स्प्रीट में अल्कोहल होता है 95.5% अल्कोहल होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताए सारे होंगे पर धीरे धीरे होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका भी आपको बताना है आयुपस्थी नाम, इसका आयुपस्थी नाम क्या होगा, चलो बताओ। देखो मैं इसको ऑप्शन से करूँगा सवाल को, कैसे करेंगे गुरुजी, ऑप्शन से करेंगे। देखो 1 2 3 किधर से काउंटिंग करने पे कम नंबर आ रहा है तो 2, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 ऑल वाला ऑप्शन हो जाएगा, 3rd इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगी बात। देखो यहाँ पे मैंने बता दी कि भैया, देखो मैंने क्या बताई कि अगर आप देखो अगर आप क्या काम कर रहे हो, अगर आप ग्लूकोज से, समझना, अगर आप ग्लूकोज से एथेनॉल का निर्माण कर रहे हो यानी एथिल अल्कोहल का निर्माण आप ग्लूकोज से कर सकते हो, पर आपको ध्यान रखना जाइमेज की उपस्थिति में लेन करना पड़ेगी ये अभिक्रिया। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है गुरुजी। ठीक है, तो ये था आज की आपकी क्लास, और इसमें जो है हम क्या काम कर चुके हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई साहब। इसमें जो है ये जो चैप्टर का पहला हिस्सा था, ठीक है, जो चैप्टर का पहला हिस्सा था अल्कोहल वाला, वो हम क्या काम कर चुके हैं, वो कर चुके हैं हम ख़त्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आने वाली जो क्लास होंगी उसको थोड़ा ध्यान से देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आप सभी का एंड तक देखने के लिए, धन्यवाद।